हेलो बच्चों, मैं शैलेंद्र श्री गुरु गोविंद सिंह हाई स्कूल पटना सिटी से आप लोगों को यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैलेंद्र के माध्यम से मैथमेटिक्स क्लास 10th का पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आज जो है चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं, ये आज शुरू करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में मैं अलजेब्रा का इस बीजगणित का जो है बहुपद जो है चैप्टर वो बताया था, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बताए थे। और उसका एक क्वेश्चंस का जो है एक वीडियो डाला जाएगा, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद आज का जो क्लास का जो है अब श्री गणेश किया जाए, तो थोड़ा चलिए यहाँ पे देखें। तो आप लोग का जो चैप्टर होगा वो 7 है, जो निर्देशांक ज्यामिति है। तो सबसे पहले ये समझिए कि निर्देशांक ज्यामिति है। बच्चे लोग को कुछ कन्फ्यूजन होता है कि निर्देशांक ज्यामिति में किसी अन्य पुस्तक में जो है निर्देशांक ज्यामिति का कुछ और भी नाम होते हैं। तो इसके अलावा और भी कुछ बहुत सारे नाम इनका दिया हुआ, तो वो है नियामक ज्यामिति भी इन्हें कहा जाता है। उसके बाद है इसी को वैश्लेषिक ज्यामिति भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एनालिटिकल ज्योमेट्री कहते हैं। और इन दोनों का जो ऊपर में है ये नियामक ज्यामिति और निर्देशांक ज्यामिति, इंग्लिश में जो इसे है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको ऊपर में निर्देशांक। तो निर्देशांक मतलब होता क्या है? निर्देशांक, तो इससे पता चल रहा है कि ये निर्देश देने वाला। निर्देश में जो है जो अंक को जो बतलाता है कि उसकी स्थिति कहाँ है, उसके जो है जैसे किसी इंसान का जो है घर का कुछ पता होता है, तो उसी तरह से किसी बिंदु का या किसी रेखा का ग्राफीय विधि में उसका भी कुछ अपना जो है स्थिति होती है, और इसी स्थिति से संबंधित जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले आप जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसकी शुरुआत मतलब है तो ये एक ज्यामिति का ही पार्ट है। और ज्यामिति जिसमें बिंदु और सरल रेखा से संबंधित बातें के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, तो निर्देशांक जो ज्यामिति है, ज्यामिति का ही पार्ट है, जो आप लोगों को हम बताया भी है। तो आज जो है इसका इंट्रोडक्शन पहले समझ लीजिए, इसका परिचय कि ये निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है और इसके बारे में जानकारी जो है किन्होंने दिया था। तो 1637 ईस्वी में एक गणितज्ञ थे देकार्त नाम के, और उन्होंने ही ज्यामिति और बीजगणित के बीच में जो है एक संबंध जो है स्थापित किए थे। और इसी संबंध को स्थापित होने के बाद फिर आगे धीरे धीरे वो विकास करने लगा। इसी कारण उसका एक ज्यामिति का एक अलग भाग बना दिया गया है, जिसको जो है निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग जो है वो 2 पार्ट में कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो पहला जो पार्ट है वो 2D होता है। 2D मीन्स कहने का मतलब ये हुआ 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल मीन्स जिसमें लंबाई और चौड़ाई मतलब कोई भी 2 विमा हो। किंतु आप इसी से अगर ऊंचे क्लास में अब चले जाएंगे, क्लास 10th के बाद क्लास 11th में या 12th में या हायर क्लास में, तो आप यही 2D जो है निर्देशांक तो ज्यामिति आपको पढ़ना ही होगा, मगर ये 2D के जगह पे आपको क्या हो जाएगा 3D। 3D कहने का मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के बारे में पढ़ना होगा। किंतु आप लोग को जो है क्लास 10th में सिर्फ 2D का ही परिचय बताएंगे, और वही आप लोग का सिलेबस भी है। तो बच्चों, आप लोग जो है परिभाषा निर्देशांक ज्यामिति का जो है लिख लीजिए कि गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामिति का अध्ययन बीजगणितीय माध्यम से किया जाता है और ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन बीजगणित समीकरणों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। तो बच्चों, आज देखिए आप जो है निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या जो पढ़ने वाले हैं। तो इस अध्याय में हम लोग जो है पहला कि जब दिए हुए बिंदु का नियामक हो, मतलब कोई बिंदु होगा उसका नियामक पूछा जाएगा कि इसका नियामक क्या है। नियामक मीन्स कहने का मतलब x और y, वो बताएंगे क्या होता है नियामक, या उसके चतुर्थांश की स्थिति। और दूसरा जो है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदु दे देगा आपको, उस बिंदु के बीच की दूरी पूछा जाएगा कि अगर ए बिंदु यहाँ पे है, बी बिंदु यहाँ पे, तो उसके बीच की दूरी क्या होगी। और तीसरा जो है जब त्रिभुज के शीर्ष दिए हों, आपको पता है कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तो जब तीनों शीर्ष दिए हों तो उससे संबंधित जो है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। और त्रिभुज से संबंधित और भी है जो पढ़ा जाएगा, जो हम आगे बताएंगे। और उसके बाद जो है चौथा पॉइंट है, जो 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड होगी, उसे कैसे कोई जो है तीसरी रेखा जो है मतलब कोई अन्य रेखा जो है उसे काटती है, तो काटती भी है
तो अंतः विभक्त अर्थी है, बाह्य विभक्त अर्थी है और मध्य विभक्त अर्थी है। और इसी से संबंधित कुछ जो है पॉइंट्स पढ़ाएंगे आज आप लोगों को, तो ये सब जो है आप लोग ध्यान दीजिए। तो बच्चों देखिए आज जो है टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक फिर अब जो है अगला टॉपिक 7.2 है, क्योंकि इससे पहले जो इंट्रोडक्शन बताया था वो 7.1 था। तो 7.2 में क्या है, किसी सरल रेखा पर संख्याओं का निर्धारण करना। मतलब कोई जो है सरल रेखा होगा, जैसे आप देख लीजिए ये कोई सरल रेखा है मान के चलिए, और इसके मध्य में जो है वो 0 है। 0 मीन्स आप पता ही है। और इस तरफ जो होता है आप जाइएगा तो ये पॉजिटिव होगा, और इस तरफ आइएगा तो ये नेगेटिव होगा। तो आप ध्यान दें। और ये मान के चलिए इसको जो है मूल बोलते हैं, मतलब मूल बिंदु भी एक तरह से कह सकते हैं, जो ग्राफ में आप लोग को बताएंगे हम कि मूल बिंदु होता क्या है। तो इसके तरफ आपको ये बताना चाह रहे थे कि ये जो है जब 0 जो अंक है उसके जब आप दाएं तरफ जाइएगा तो वो धनात्मक संख्या होगा, धनात्मक संख्या होगा। और इस तरफ आइएगा तो वो ऋणात्मक संख्या होंगे। और ये जो बीच है वो 0 होगा। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि अगर देखा जाए तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। और इसी तरफ अगर इधर आए तो -1, -2, -3 होगा। इसी तरह आप लोग बच्चे ध्यान दें, जब भी ग्राफ बनाए तो स्केल का ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ये जो 0 से 1 है, जो डिस्टेंस है 0 से 1 के बीच में, वही सेम डिस्टेंस 1 से 2 के बीच में होनी चाहिए। मतलब प्रत्येक जो यूनिट होगा उसके बीच की दूरी हमेशा जो है इक्वल होनी चाहिए। तो बच्चों देखिए, अब ये संख्या रेखा पर बताएंगे। क्वेश्चन अगर दिया हुआ रहेगा आप लोगों को, मान के चलिए ये क्वेश्चन रहेगा 5/7, और इसे बोलेगा संख्या रेखा पर दर्शाएं। इस तरह हो सकता है क्वेश्चन। तो समझिए आप, है यहाँ पे ध्यान दें, है क्या 5/7। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 5/7 को जो है डिवाइड देंगे। इस कहने का मतलब 7 से अगर डिवाइड देंगे इसको तो 0.7 और ये 1 आएगा अप्रॉक्स में, लगभग में। तो आप ये थोड़ा देख रहे हैं, आप ये जो मान जो आया है 0.71, ये वैल्यू है किसके बीच में? तो ये वैल्यू जो है ये 0 और 1 के बीच में है। आप लोग देख रहे हैं कि 0.1 है। तो क्या करेंगे, जो संख्या रेखा होगा उस संख्या रेखा को एक तरफ जो है 0 मान लेंगे और एक तरफ जो है 1 मान लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 0 के धनात्मक तरफ जाएंगे तब वो 1 आएगा। अब इसकी बीच की जो दूरियां हैं ये आया क्या 5/7। अब ये 0 से लेकर 1 के बीच की जो दूरियां हैं उस दूरी को 7 बराबर भागों में बांट देनी है। तो बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे आया क्या था 0.71। 0 और 1 के बीच में हम जो है, तो ये नीचे वाला वैल्यू देख रहे हैं आप, जैसे ये 5/7 है, तो ये जो 7 है इसको जो है 0 से 1 के बीच में 7 बराबर भागों में बांट दिए हमने। तो यहाँ पे गौर करें, क्या 0 को हम अगर लिखना हो तो 0/7 भी लिख सकते हैं। 0 के बाद क्या होगा 1/7 होगा, उसके बाद 2/7 होगा, उसके बाद 3/7 होगा, उसके बाद 4/7 होगा, उसके बाद 5/7 होगा, उसके बाद 6/7, उसके बाद 7/7। अब गौर कर रहे हैं कि 7/7 जो आया है अगर क्रॉस करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ध्यान दें, आपको शो करना था क्या 5/7 पे, तो 5/7 आपका ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। तो इस पॉइंट को सिर्फ गोल करें और उस पर ऐसे एरो दे दें और यहाँ पे लिख दें 5/7। यही आपको जो है दर्शा दिया गया कि संख्या रेखा पर 5/7 है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या रेखा पर अगर कोई ऋणात्मक है, मतलब माइनस वाला वैल्यू हो, तो कैसे उसको संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए ये -4/3 को क्या हम -1 और -1/3 लिख सकते हैं ऐसे
क्योंकि आप एलसीएम लाएंगे तो वही चीज़ आ जाएगी। तो -1 और माइनस फिर 1/3 उसमें और जो है उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे -1 ये हो गया। और उसके बाद एक और चीज़ आप ये ध्यान दें, -4/3 है, तो इसका अगर वैल्यू देखिएगा तो -1.3 के समथिंग में आएगा वैल्यू, इस अप्रॉक्स में लगभग आएगा। तो -1/3 इस कहने का मतलब हम ये भी तो लिख सकते हैं -1 प्लस -1 माइनस 0.33। तो कहने का मतलब ये हुआ कि -1 को हम क्या लिख सकते हैं, -3/3 के क्रॉस करेंगे तो 1 आ जाएगा। और अब जो है ये किधर जाएंगे, ये ऋणात्मक की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो -1 है, -3/3 कर दिए। तो इस चीज़ को आगे बढ़ाए तो देखिए -3 के बाद क्या होता है, -4/3 होगा। उसके बाद क्या होगा, -5/3 होगा। उसके बाद क्या होगा, -6/3 होगा। और ये और कीजिए कि ये 3 से 6 कटेगा तो -2 आ जाएगा, जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको निर्धारण करना था -4/3 जो यहाँ पे आ रही है सॉरी। तो -4/3 जो आया यहाँ पे, ये -4/3 यही आपका जो है बिंदु हुआ। तो बच्चों आप लोग ध्यान दिए, समझ में आ गया होगा कि संख्या रेखा पर किसी बिंदु का निर्धारण कैसे होता है। तो उसी में एक नोट करके लिख लें कि दो वास्तविक जब संख्या होती है, दो वास्तविक संख्याओं के बीच जो है अपरिमित, परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमित कहने का मतलब ये हुआ कि अनंत। इस कहने का मतलब तो पढ़े होंगे कि दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकाल लें या अपरिमेय संख्या निकालें, कभी 2 देता है कभी 3 देता है। तो उस क्वेश्चन का जो है आंसर वो शायद ही किसी से जल्दी मिलता है, क्योंकि आंसर बहुत सारे हो सकते हैं और सभी आंसर सही होते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखें। तो बच्चों ध्यान दें, अगला जो टॉपिक है वो 7.3, इसका रीडिंग है कार्तीय नियामक पद्धति। मीन्स कहने का मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें आपको ग्राफ कैसे बनाया जाता है उस ग्राफ के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 पाई है, एक क्षैतिज है और एक लंब है। तो यहाँ पे ये जो बिंदु है, इस बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में ऑरिजिन कहते हैं, ORIGIN। तो ऑरिजिन का जो फर्स्ट लेटर है O, इसी O के कारण जो है यहाँ पे O से डिनोट किया जाता है। तो आप ध्यान देखिए, जब 0 से इस मूल बिंदु के x धनात्मक जो एक्सिस है, अगर इस तरफ जाते हैं तो ये धनात्मक है, और इस धनात्मक को x अक्ष कहेंगे, और ये इस तरफ जाएंगे तो ये ऋणात्मक हो गया। तो ये पूरे जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस तरह से वो आगे बढ़ते जाते हैं, ये पूरा जो क्षैतिज है वो x अक्ष कहलाता है। और एक जो क्षैतिज है, मीन्स ये जो लंब है, वो जब ऊपर जाएंगे तो ये y अक्ष कहलाएगा। y अक्ष को जो है y एक्सिस भी कह सकते हैं, ये एक ही चीज़ हुआ। और नीचे जाएंगे तो ये ध्यान रखिए, जब ऊपर जाएंगे तो ये धनात्मक होगा और नीचे जाएंगे तो ये ऋणात्मक होगा। ये भी y एक्सिस ही है। तो यहाँ से जो भी y जो है लंब रूप में जो जा रही है वो y एक्सिस हुआ। अब एक बात ये ध्यान रखें कि x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे पर लंब होते हैं, और जो लंब होते हैं वो एक दूसरे पे मूल बिंदु पर होते हैं, अर्थात वो 90 डिग्री से क्रॉस करते हैं। तो बच्चों ध्यान दें, जो हम आपको एंगल जो बता रहे थे, देखिए ये y एक्सिस का धनात्मक है और x एक्सिस का धनात्मक है। इन दोनों के बीच में जो है 90 डिग्री का एंगल बना है, जो एंगल पूछा जा सकता है कभी। और एक बात और ध्यान दीजिए, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, क्योंकि किसी भी बिंदु का निर्देशांक में x एक्सिस का मीन्स x का नियामक और y का नियामक दोनों बोलना जरूरी होता है। तो बच्चों देखें, उसी टॉपिक का ये एक पार्ट हुआ जिसमें 7.4 कह सकते हैं अगला टॉपिक, किसी बिंदु का कार्तीय निर्देशांक। मतलब कोई बिंदु दिया है, उस बिंदु से संबंधित कुछ बातें आप लोगों से पूछा जाएगा। तो देखिए बोर्ड पे कि कैसे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं कि एक जो है x डैश जो है x अक्ष है, और y डैश ये y अक्ष है, ठीक है। तो मान के चलिए कोई बिंदु P यहाँ पे है, मीन्स ये बिंदु है आपका, और इस बिंदु का नियामक दिया है x, y।
तो इससे पूछा जा सकता है, वो कंफ्यूजन के लिए आपको डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि बिंदु P का जो है वो नियामक बताएं, आपको पूछा जाएगा भुज, कोटि, ये सब से संबंधित। तो वही हम आपको समझाना चाह रहे हैं। तो पहले बिंदु की स्थिति समझ लें। तो यहाँ पे ये जो है एक्सिस, ये जो एक्सिस है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये आपस में जो है, तो बच्चों ध्यान दें, जैसे ये एक्स है और वाई है, तो देखिए थोड़ा एक्स है क्या, तो एक्स जो है ये एक्स अक्ष की दूरी है। इस एक्स अक्ष पर मीन्स जीरो मीन्स मूल बिंदु से जो दूरी है वो पॉइंट मान के चलिए, अगर ये ए है तो जीरो से ए की जो दूरी है वही आपको एक्स नियामक हुआ। और मूल बिंदु से जीरो से लेकर अगर ये बी मान लेते हैं तो जीरो से जो बी है वो धनात्मक वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, ये जीरो से बी, यही आपका क्या होगा, वाई अक्ष का मान। तो यहाँ पे आपको हम दर्शाए हुए भी हैं, देखिए यहाँ पे ये जो दूरी है ये वाई हो जाएगा वाई, और यहाँ से यहाँ जो दूरी है वाई है एक्स एक्सिस का, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा ध्यान दें कि जो अगर मान के चलिए अगर ये एक्स कॉमा वाई आता है तो एक्स को जो है भुज कहते हैं और वाई को जो है ये कोटि कहते हैं। भुज को जो इंग्लिश में कैपिटल में लिख देते हैं ABSCISSAF और कोटि को ORDNAT ऑर्डिनेट कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी बिंदु का अगर नियामक दिया हो और उस बिंदु के नियामक में पूछा जाए कि x का नियामक क्या है, तो जो पहला जो मान होता है वो x का नियामक होता है, और जो दूसरा कॉमा के बाद जो दूसरा होता है वो y का नियामक होता है। तो बच्चों ध्यान दें, कुछ पॉइंट्स बताने जा रहे हैं। तो अगर बोला जाए आप लोगों को कि भुज किसे कहते हैं, मतलब भुज का डिफिनेशन, तो ध्यान दें कि मूल बिंदु से x एक्सिस पर जो दूरी होती है वो भुज कहलाएगी। और दूसरी जो है वो कोटि का डिफिनेशन लिख लें, कोटि मूल बिंदु से y एक्सिस पर जो दूरी का मान होता है, मतलब जो वैल्यू होता है वो आपका कोटि कहलाएगा। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि पहला जो वैल्यू होगा वो भुज होगा और दूसरी जो वैल्यू होगा वो कोटि होगा। तो बच्चों आप लोग कुछ नोट्स लिख लें। तो पहला नोट्स ये होगा कि आपको बताएं कि मूल बिंदु का नियामक 0,0 होती है, पहला हुआ। दूसरा कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं एक दूसरे पे लंब होती है, अर्थात वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती है। और तीसरा पॉइंट आप यहाँ ध्यान दें, कभी कभी क्या करेगा, कोई बिंदु पूछ देगा कि वाई एक्सिस, मान के चलिए ये बिंदु है वाई एक्सिस में, मतलब एक्स एक्सिस पर है, और इस बिंदु का नियामक पूछ दिया जाए तो क्या होगा बताइए। तो एक्स का कुछ वैल्यू होगा और वाई जो होगा वो 0 हो जाएगा। मीन्स ये जो है वो एक्स अक्ष पर स्थित होंगे, और ये जो है वाई अक्ष जो होंगे वो वाई अक्ष का जो मान होगा वो 0 होगा। आप क्योंकि देख रहे हैं चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक होगा, यहाँ पे भी अगर कोई बिंदु होगा तो उसका भी नियामक देखें x,0 होगा, क्योंकि y का इसमें कोई नियामक है ही नहीं, क्योंकि y देख रहे हैं कि यहीं पे है और मूल बिंदु है। उसी तरह अगर y एक्सिस पे बोला जाए, मीन्स ये y एक्सिस पे बोला जाए, अगर मान के चलिए यहाँ पे कोई बिंदु है तो इसका नियामक पूछा जाए, मान के चलिए बिंदु का नाम हम दे देते हैं P पहले दे चुके हैं, मान के चलिए Q दे देते हैं। तो Q का नियामक पूछा जाए तो इसका नियामक जो x का वैल्यू होगा वो 0 होगा, और y का नियामक जो y एक्सिस पर जो मान होगा, बस इसके सामने वाला जो बिंदु का जो दूरी होगा मूल बिंदु से वो y का मान हो जाएगा। उसी तरह अगर ऋणात्मक की तरफ जाए, नीचे की तरफ, और यहाँ पे पूछा जाए कि यहाँ पे जो है s का नियामक क्या होगा, तो x एक्सिस का क्या होगा 0 हो जाएगा, और y एक्सिस का मान मूल बिंदु से जो y एक्सिस पे यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वही होगी। तो ये समझाने का मतलब यही था। तो बच्चों अगला टॉपिक जो है आप शुरू कर रहे हैं, और इसके पहले वाले टॉपिक बताएं ख़त्म हो चुकी है। अगली टॉपिक जो है 7.5 है, क्योंकि 7.5 ये समझ रहे हैं क्योंकि चैप्टर 7 चल रहा है, इसी का 7.5 हम देख रहे हैं।
तो चतुर्थांश कहने का मतलब ये थोड़ा ध्यान दें कि अगला जो टॉपिक है चतुर्थांश, पाद या चरण, तीनों एक ही चीज़ हुआ। और नियामक के चिन्ह प्रणाली, तो अब कभी कभी पूछा जाएगा कि कोई बिंदु आपको जो है द्वितीय चतुर्थांश में है, तो उस बिंदु में x का मान जो होगा वो धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, क्या होगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए आज समझिए। तो सबसे पहले जो है ये आपको पता है, ये जो है धनात्मक है, x एक्सिस का मान जो है धनात्मक होगा। और ये जो है जब ऊपर जाएंगे तो y एक्सिस का मान जो होगा ये जो है धनात्मक होगा। और इस तरफ जाएंगे तो ये माइनस होगा, क्योंकि एक्स अक्ष का माइनस है। इस एक्स अक्ष का जो है एक्स का मान यहाँ पे ऋणात्मक लिख सकते हैं। और जब नीचे जाएंगे तो ये है y एक्सिस है, y का या ऋणात्मक होंगे। तो इसी आधार पर समझिए कि अगर कोई बिंदु यहाँ पे है, मान के चलिए ये A है, और इस बिंदु का नियामक पूछा जाए कि ये प्लस होगा माइनस होगा, तो सबसे पहले ये ध्यान दें कि ये जो x एक्सिस का मान है वो क्या है, पॉजिटिव है। जो आपको हम बता दिए थे कि पहले जो होता है x एक्सिस का मान होता है, दूसरा y एक्सिस का मान होता है। तो x अक्ष का जो मान है यहाँ पे देख रहे हैं वो क्या है, x अक्ष का मान यहाँ पे पॉजिटिव है, और y एक्सिस का जो मान है वो भी पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे होगा, इसके पहले और एक और बात ध्यान दें कि ये जो स्थिति है, मतलब ये जो चतुर्थांश है, क्योंकि एक दो अक्ष जो आपस में काटते हैं तो वो 4 भागों में बढ़ जाती है, और ये 4 भागों में जो बढ़ती है उसी को चतुर्थांश कहते हैं। तो चतुर्थांश में जो पहला यहाँ पे आता है वो जो है वो फर्स्ट आता है, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। या इसी को अगर इंग्लिश में बोला जाए तो प्रथम बोला जाता है, प्रथम चतुर्थांश। उसी तरह ये अगर आ जाए तो ये हो जाएगा सेकंड, हो जाएगा सेकंड चतुर्थांश। अगर इसका बात किया जाए तो ये थर्ड हो जाएगा, और इसके बात किया जाए तो ये फोर्थ हो जाएगा। तो समझिए अब, तो प्रथम चतुर्थांश से पूछा जाएगा कि नियामक होगा तो क्या होगा, तो x एक्सिस का भी प्लस होगा और y एक्सिस का भी प्लस होगा। सेकंड जो है उसमें अगर बोला जाए कि जो है x का वैल्यू क्या होगा, अगर ये x है तो ये x का वैल्यू माइनस होगा और y का वैल्यू वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि x का वैल्यू जो है माइनस है, और माइनस होने के कारण माइनस हो गया, और y जो है धनात्मक है, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। इसी कारण इसको रखेंगे माइनस कॉमा प्लस। अब जो है थर्ड क्वाड्रेंट में आए, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो है वो x का वैल्यू माइनस है, y का वैल्यू भी माइनस है। तो अगर देखा जाए तो ये माइनस एक्स और कॉमा y माइनस हो जाएगा। इसी चीज़ को अगर लिखना रहेगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस कॉमा, देखिए समझने के लिए माइनस कॉमा माइनस। इस कहने का मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू जो है यहाँ देखें, और y का वैल्यू जो है ये y का वैल्यू जो है ये माइनस होगा। और उसके बाद जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आया जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देख रहे हैं कि x का वैल्यू धनात्मक है और y का वैल्यू ऋणात्मक है। तो इसको अगर शो करना हो तो देखिए आप कैसे होता है, तो x का वैल्यू पहले होगा, उसके बाद ये पॉजिटिव होगा और y का वैल्यू माइनस होगा। तो इसी चीज़ को समझने के लिए आप थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पे क्वाड्रेंट है तो ये जो होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा और y का वैल्यू जो है वो माइनस हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या प्लस कॉमा माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे समझ में आती हो वैसे आप लिख सकते हैं। तो बच्चों ध्यान दें, अभी जो हम आप लोगों को बताए थे ग्राफ जो बताया, तो उस ग्राफ पे निष्कर्ष यही निकलता है कि ये सब थोड़ा ध्यान दें। बिंदु की स्थिति है लिखा हुआ, x नियामक का चिन्ह है, y नियामक का चिन्ह है, और दोनों मिलाकर में किसी नियामक का चिन्ह होगा। तो यहाँ पे ध्यान दें कि प्रथम चतुर्थांश, यहाँ पे ध्यान दें कि यही पॉइंट आना था। तो प्रथम चतुर्थांश में जो है x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या था, तो x का वैल्यू
पॉजिटिव था, y का वैल्यू भी पॉजिटिव था। तो फाइनली क्या हो जाएगा, प्लस कॉमा प्लस। उसी तरह द्वितीय में यहाँ पे अगर देखा जाए क्यू में और x और y है, तो द्वितीय में x का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा, मगर y का वैल्यू जो होगा वो निगेटिव होगा। इस कहने का मतलब ये हुआ, ये पॉजिटिव होगा और y का वैल्यू निगेटिव होगा। तृतीय चतुर्थांश में आते हैं, तो अगर यहाँ पे अगर कोई बिंदु है तो ये आपको देख रहे हैं, ये आपका जो है वो माइनस होगा और y भी माइनस होगा। इस कहने का मतलब ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो फाइनली ये माइनस लिखेंगे और ये भी माइनस लिखेंगे। और चतुर्थ में क्या होता है, अगर एस लेते हैं तो ये भी माइनस होगा और ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x का नियामक है वो पॉजिटिव होगा और y का जो नियामक है वो निगेटिव होगा। तो इस प्रकार प्लस कॉमा माइनस होगा। और मूल बिंदु का तो आपको पता ही है, क्योंकि इसका जो है नियामक होता है वो 0, ये भी 0 और 0 कॉमा 0। अभी नहीं बोल। तो बच्चों देखिए इस प्रकार ये हुआ। और यहाँ पे देखिए थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, इसको सुधार लीजिएगा। ये यहाँ पे जो है ये आपका जो x का वैल्यू होता है वो माइनस होगा और ये वाला प्लस होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस होगा और लगभग जो है ठीक है। तो इस प्रकार आज का जो टॉपिक था वो निर्देशांक ज्यामिति का टॉपिक जो है बताया गया। तो इसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी आते हैं, तो आप जो है इसके एग्जांपल बनाएं और उसे जो है बनाकर कॉपी हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दें। और उसके बाद जो भी परेशानियां होती हैं ग्राफ से संबंधित, क्योंकि जब भी आप ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ कॉपी में ही बनाइएगा, और जो भी परेशानियां हो उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। और इस चैनल को स्टडी विद शैलेंद्र को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि बनाने में काफ़ी टाइम लग रही है और रेगुलर अब वीडियो जो है आते रहेगी। धन्यवाद।